मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं एक ग्लेशियर की तह में गिर चुका था। इंडियन और पाक फौज के जवानों के साथ गाहे गाहे इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं और दोनों जानिब के फौजी ऐसे गिरे हुए आदमी को उठाने के लिए आने वाली पार्टी से तारुज भी नहीं करते। मगर अब मामला कुछ और था। पिछले चंद दिनों में हम अपने सामने वाली पोस्टों पर मौजूद दुश्मन को काफी जानी नुकसान पहुंचा चुके थे और ऐसी सूरत हाल में गुस्से में मुब्तला दुश्मन की पूरी कोशिश यही होना थी कि किसी एक आदमी को मारकर वो दिल में भड़कने वाली आग को थोड़ा सा ठंडा कर लें। और बिलफर्ज उन्हें मालूम हो जाता कि गिरने वाला आदमी वही है जो बराह रास्त उनके आदमियों को कत्ल करने का जिम्मेदार है, तो वो हर कीमत पर मुझे कत्ल करने की कोशिश करते। हकीकत तो ये थी कि उस वक्त मेरे दिमाग में इंडियन फौजियों का कोई खौफ नहीं था। मुझे मरने से कभी भी डर नहीं लगा था। खासकर उन दिनों तो जो मेरी हालत थी उसमें मौत एक नेमत ही लगती थी। फिर शहादत की मौत का तो अपना मजा है, लेकिन उसके बावजूद बर्फानी कब्र में सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ते हुए जान देना मुझे गवारा नहीं था। ऐसा शख्स उन लम्हात में किस अजियत और तकलीफ से गुजरता है, इसका अंदाजा करने के लिए किसी ज़हनी वर्जिश की जरूरत नहीं। चूंकि क्रेविस का मुंह ऊपर से खुला था, इसलिए मुझे सांस लेने का कोई मसला नहीं था। सर्दी अलबत्ता मेरी रगों में दौड़ने वाले खून को जमाने लगी थी। इस मुख्तसर जगह में मैं मुसलसल हरकत में था, लेकिन वो हरकत जिस्म को गर्म करने में कोई मदद नहीं दे रही थी। अगर कोई खुला मैदान होता और मैं मुसलसल दौड़ लगा सकता तो शायद कोई फर्क पड़ जाता। अब इस महदूद और मुख्तसर जगह पर हरकत करना भला मुझे क्या फायदा देता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ पांव सुन होना शुरू हो गए थे। नाक इस तरह हो गई थी जैसे मैं उस जगह बर्फ का गोला बांध रखा हो। इस सर्दी का मुकाबला करना ना तो किसी स्नाइपर के बस में है और ना किसी कमांडर वगैरह के। वो तो अल्लाह पाक के अजाबों में से एक अजाब है और जो उसकी लपेट में आ जाए दर्दनाक मौत उसका मुकद्दर ही बनती है। उस वक्त मेरे पास दवा की कोई सूरत बाकी नहीं बची थी। एक दुआ थी जो मेरे लबों पर जारी थी। मुख्तलिफ कुरानी आयात का विर्द करते हुए कम से कम ये इत्मीनान तो मुयस्सर था कि मेरी मौत हालत इस्लाम में हो रही थी। अगर मौत की आमद का यकीन हो जाए तो इंसान को अपने गुनाह बड़े वाज़े दिखाई देने लगते हैं। मेरी आंखों में भी अपने गुनाह उजागर हो गए थे। मैं ज़ेरे लब अपने रहीम व करीम रब से इन गुनाहों की माफी मांगने लगा। फिर मेरी निगाहों में अपने प्यारों की सूरतें घूमने लगी। मुझे अब्बू जान का नूरानी चेहरा नजर आया। उनके लबों पर धीमी मुस्कुराहट रक्सा थी। फिर अम्मी जान नजर आई जो बाहें खोले मेरी मुंतजिर थीं। उसी वक्त मेरी दूसरी अम्मी जान यानी पलवशा की मां ने मेरे बाजू को पकड़कर मुझे अपनी जानिब खींच लिया। शायद वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। फिर मुझे जाने हयात नजर आई। वो मेरी दोनों माओं से अलग बाजू फैलाए खड़ी थी। राजू मेरे पास आ जाओ ना। मैं आहिस्ता से क्रेविस में बैठ गया। हाथ पांव की हरकत सुस्त पड़ना शुरू हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। एक सख्त किस्म की तकलीफ और ऐंठन मेरे बदन में शुरू हो गई थी। सैयदना फारूक आजम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने एक बार हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हो से पूछा कि वक्त नज़ा की तकलीफ कैसी होती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका मफहूम कुछ इस तरह है। या अमीरुल मोमिनीन, एक कांटेदार झाड़ी को जिस्म में दाखिल किया जाए और उसके कांटों से जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा को लपेट कर मुंह के रस्ते एक झटके से बाहर खींचा जाए तो कैसा महसूस होगा। नज़ा के आलम में ऐसी ही तकलीफ महसूस होती है। वो तकलीफ मेरा मुकद्दर थी। कहते हैं मौत जिस जगह लिखी होती है वहीं आती है, न एक सेकंड पहले न बाद में। सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम मुकर्रर वक्त पर तशरीफ लेके आ जाते हैं और उस वक्त मैं उन्हीं के इंतजार में आंखें बंद किए बैठा हुआ था। अब नामालूम मेरे लिए कितनी घड़ियां बकाया थीं। उस वक्त जो अजियत मेरे जिस्म को पहुंच रही थी उसके बाद मैं यही दुआ कर सकता था कि वो जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मरहला भी आता है कि मौत नेमत और निजात लगने लगती है। ऐसी सर्दी से एक बार पहले भी मेरा पाला पड़ चुका था जब मैं गहरी नीली आंखों वाली गुलगारे के दरवाजे पर जिंदगी की भीख मांगने पहुंचा था। उस वक्त मेरे दिल में जिंदा रहने की ख्वाहिश मौत से बरसरे पैकार थी, क्योंकि उस वक्त मेरी पलवशा जिंदा थी। उस वक्त मुझे अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढना थे। उस वक्त मुझे मुजाहिदीन की मदद करना थी। लेकिन अब मेरे लिए कोई ऐसा काम बाकी नहीं था जिसकी वजह से मुझे अपने जिंदा बच जाने की उम्मीद होती। अपना आखिरी मिशन मैं कामयाबी से पूरा कर चुका था। ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में जखीरा अंदोजी का काम पाया तकमील तक पहुंच जाता। मेरी राइफल मेरे पसंदीदा शागिर्द तक पहुंच गई थी। अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर मैंने इस रिवायती जंजीर में शहीद होने वाले अपने साबिका उस्तादों की रूहों को मायूस नहीं किया था। अचानक मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। इंडियन आर्मी की विकर्स गन की तरतराहट मैं खूब पहचानता था। उस हालत में भी मुझे हथियारों के फायर से उनकी किस्म का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जिसका सारी जिंदगी ही मुख्तलिफ किस्म के हथियारों से पाला पड़ चुका हो, मरते वक्त भी उसका लाशऊर इन आवाजों को अच्छी तरह पहचान रहा था।
उसके साथ ही मेरे दिमाग में उस फायरिंग के होने की वजह गूंजी। यकीनन फहीम पोस्ट पर मौजूद मेरे साथियों ने मेरी तलाश के लिए नीचे उतरने की कोशिश की थी और उसका जवाब उन्हें विकर्स के फायर ने दिया था। विकर्स का फायर दुश्मन की फॉरवर्ड 1 से फहीम ओपी तक तो कारगर नहीं था, अलबत्ता ग्लेशियर विकर्स की हुदूद में आ रहा था। विकर्स के 2-3 ब्रस्ट मेरी समातों में गूंजे और उसके साथ ही जैसे मुझे इल्हाम हुआ कि वो आवाज मेरी समातों से इस शिद्दत से कैसे गूंज रही हो। मैं क्रेविस की गहराइयों में था और वहाँ विकर्स के फायर की इतनी तेज आवाज का पहुंचना मुमकिन नहीं था। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता था कि क्रेविस की तह में ऐसा सुराख होता जिससे वो आवाज मुझ तक पहुंच रही थी। मेरी मुर्दा रगों में जैसे नई जिंदगी पड़ गई थी। मैंने आंखें खोलकर फायरिंग की आवाज को गौर से सुना। एक जाने मुझे हल्की सी रोशनी की झलक नजर आई, यूं जैसे बत्ती जल रही हो। रोशनी की जगह पर मैंने दस्ताने वाले हाथ का मुक्का रसीद किया और मेरा हाथ कलाई तक बर्फ से बाहर निकल आया। मेरा दिल जैसे बल्लियों उछलने लगा था। हाथ वापस खींचते ही मुझे इंडियन पोस्ट पर जलने वाली रोशनी नजर आ गई थी। मैं दोनों हाथों से बर्फ को धकेल कर सुराख को चौड़ा करने लगा। 3-4 मिनट में मैं इतना सुराख बनाने में कामयाब हो गया था जिससे रेंग कर मैं उस बर्फानी कब्र से बाहर निकल सकता। दोनों हाथ मजबूती से सुराख के किनारों पर जमा कर मैं बाहर रेंग गया। मैं ग्लेशियर की बिल्कुल तह में पहुंचा हुआ था। 2-3 करवटें लेकर मैं बर्फ की सफेदी से दूर हुआ। उसके बाद पथरीली जमीन थी। सर्दी की शिद्दत में एकदम कमी हो गई थी। गो शाम के अंधेरे में वहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता था, लेकिन क्रेविस के अंदर की सर्दी और बाहर के मौसम में जमीन आसमान का फर्क था। क्रेविस के अंदर -20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तो जरूर होगा, जबकि बाहर का दर्जा हरारत -2-3 डिग्री से ज्यादा नहीं था। अलबत्ता दिसंबर जनवरी में बाहर का दर्जा हरारत भी -30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था और उस वक्त क्रेविस का अंदरूनी दर्जा हरारत उससे दुगना तिगना हो जाता। चंद लम्हे जमीन पर लेटे लेटे मैंने जायजा लिया। जहाँ से मैं गिरा था वहाँ उसी रास्ते से पहुँचना नामुमकिन था, क्योंकि एक तो बुलंदी बिल्कुल ही सीधी थी, दूसरा वो इलाका इंडियन फौज के संतरी नाइट विजन गॉगल से छानते रहते। आम हालात में वो चढ़ाई एक नेमत ही महसूस होती, क्योंकि सीधी ढलान की वजह से दुश्मन के जिस्मानी हमले का खतरा 0% भी ना होता था। लेकिन उस वक्त वो चढ़ाई मेरी वापसी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। मुझे अपने इलाके में पहुंचने के लिए एक लंबा चक्कर काटना था, तब जाकर मैं पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो सकता था। उस जगह से हरकत करके कहीं दाएं बाएं जाना भी खासा मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन की पोस्ट बिल्कुल सामने थी। अगर उनकी नजर उस तरफ उठ जाती तो उन्होंने मुझे गोलियों से भून देना था। उस वक्त मेरी हालत मुनीर न्याजी के उस शेर के मिस्ताक थी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, मगर मैं एक बड़ी मुसीबत से जान छुड़ा चुका था। क्रेविस में एड़ियां रगड़ने से गोली की मौत कहीं आसान थी। यूं भी सारी जिंदगी गोलियों से खेलता आ रहा था और अब गोली ही से मरना मेरा हक बनता था। मैं खड़ा होने के बजाय घुटनों के बल चलते हुए नीचे और बाएं की जानिब हटने लगा। वहां मैं दुश्मन की पोस्ट के बिल्कुल सामने था। थोड़ा सा एक जानिब होते ही मैं खड़ा होकर दाएं जानिब मौजूद नाले में हरकत कर सकता था। क्रेविस और क्लैशनकोफ का फायर वक्फे वक्फे से जारी था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन शदीद आलात की मौजूदगी इस अंधेरे को बेकार कर देती और इंडियन आर्मी के पास ऐसे आलात कसीर तादाद में मौजूद हैं। शदीद आलात में सबसे खतरनाक सोफी थर्मल साइट है, क्योंकि ये घुप अंधेरे में होने वाली मामूली हरकत को जाहिर कर देती है, बल्कि हरकत न करने पर भी ये जानदारों की निशानदही बहुत आसानी से कर देती है। इसके ब्लैक एंड व्हाइट नजारे में जिंदा अशिया सफेद धब्बों की तरह नजर आती हैं और बेजान अशिया काले धब्बों की सूरत में। इसलिए जहाँ भी सफेद धब्बा नजर पड़े, साइट में झांकने वाले को फौरन किसी जिंदा जिस्म की मौजूदगी का इदराक हो जाता है। हरकत करने से मेरा जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया था। क्रेविस की जानलेवा सर्दी धीरे धीरे मेरे रगों पैर से दूर होने लगी। मेरे दिल में देख लिए जाने का अंदेशा मौजूद था और उस अंदेशे ने जल्द ही हकीकत का रूप धार लिया। तेज फायरिंग की आवाज के साथ गोलियों का रुख मुझे अपनी जानिब होता महसूस हुआ। मैंने फौरन ही एक पथरीली चट्टान की आड़ ले ली। दाएं बाएं लगने वाली गोलियों ने मेरी नस नस में बिजली भर दी थी। मैं ज्यादा देर वहीं पड़ा दुश्मन की किसी तलाश पार्टी का इंतजार नहीं कर सकता था। फहीम ओपी से पाकिस्तान की माया नाज गन LMG की तड़तड़ाहट एक तसलसल से सुनाई देने लगी। ये तड़तड़ाहट भी मेरे लिए खतरे का निशान थी, क्योंकि उसकी कोई उचटती हुई गोली मेरा मिजाज पूछ सकती थी। लेकिन उस वक्त अपने साथियों तक ये परेशानी पहुंचाने का कोई जरिया मेरे पास मौजूद नहीं था और ना दुश्मन की किसी पार्टी का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई हथियार था। विकर्स के फायर में जरा सा ठहराव आते ही मैं भाग कर नीचे जाने लगा। नाले में जाकर दुश्मन की चलाई हुई गोलियों से महफूज हो सकता था। फिलहाल अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था। मेरी आंखों को दाएं बाएं बिखरी हुई चट्टानों का इदराक अच्छी तरह हो रहा था। अलबत्ता छोटे मोटे पत्थर मेरी नजरों से ओझल थे। तेजी के साथ मैंने दुरुस्ती का दामन भी हाथ से न छोड़ा। नीचे गिरने की सूरत में मुझे शदीद चोट भी लग सकती थी। एक बार फिर फायर की आवाज सुनते ही मैंने करीब मौजूद एक पत्थरी आड़ ले ली।
मेरे लिए सबसे मुफीद बात ये थी कि वो शिस्त लेकर फायर नहीं कर सकते थे। सोफी साइट से वो मेरी हरकत तो देख सकते थे, लेकिन वो साइट विकर्स पर नहीं लगाई जा सकती थी कि वो मेरा निशाना साध सकते। यकीनन एक आदमी सोफी नाइट साइट में देखकर फायर करने वाले को सिधाई दे रहा होगा और इस तरह किसी को निशाना बनाना मुमकिन ना होता। जबकि विकर्स पर लगाई जाने वाली शबदीद साइट की रेंज इतनी ज्यादा नहीं थी कि उससे 500-600 मीटर पर कारगर फायर किया जा सकता। सोफी थर्मल नाइट साइट 3rd जनरेशन है और इसके मुताल्लिक कहानी के इब्तिदा में बता चुके हैं। मैं इस पत्थर के पीछे ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था। चंद गज दूर नजर आने वाले दूसरे पत्थर के हजूले को निगाह में रखकर मैं सुर्रत से वहां मुंतकिल हो गया। फहीम ओपी और दुश्मन की फॉरवर्ड 1 के अलावा भी दूर दूर से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। पूरा सेक्टर ही फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा था। सरहदी इलाके में इस तरह होना कोई अनहोनी बात नहीं है। तमाम पोस्टें एक दूसरे की देखा देखी फायरिंग शुरू कर देती हैं। नाले में उतरते ही मैं किसी मखसूस समत को इख्तियार करने के बारे में मुतजब्जब हो गया। वो इलाका मेरा देखा भाला नहीं था। मैंने नक्शे के जरिए उस इलाके का सरसरी जायजा तो लिया था, लेकिन चूंकि उस इलाके में किसी मिशन के लिए नहीं जाना था, इसलिए मैंने ज्यादा बारीक बीनी से नक्शा पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरा काम तो बस दुश्मन की 2 पोस्टों पर फायर करना था और मैंने अपनी पोस्ट से कहीं भी नहीं जाना था। अब जबकि मैं इत्तेफाकी तौर पर नीचे आ गया था तो मुझे उस इलाके से वाकफियत की जरूरत महसूस हो रही थी। पहाड़ी इलाके में समत को बरकरार रखना यूं भी निहायत मुश्किल होता है। तमाम रास्ते भूल भुलैयों की तरह एक दूसरे में गड़मड़ हो रहे होते हैं। सोने पर सुहागा ये कि उस इलाके में पाकिस्तान इंडिया की सरहद भी किसी तरतीब से नहीं बनी हुई, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सरहद है। कहीं इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सरहद में आगे तक चली आई है और कहीं पाक आर्मी कई किलोमीटर तक इंडिया में घुसी हुई है। इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रख कर आप सोच सकते हैं कि मैं किसी मखसूस समत को इख्तियार करने के लिए कितना मुतजब्जब हो सकता था। मगरबी नाले में अगर सीधा चलता तो आगे बाएं हाथ खुर्रम ओपी आती, मगर उस जगह उसकी बुलंदी उबूर करना मुमकिन नहीं था और फिर उसके सामने दुश्मन की पोस्ट 777 भी मौजूद थी। मैं जिस नाले में उस वक्त मौजूद था को वो दोनों ममालिक की अफवाज की निगरानी में था, मगर नाले के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन आर्मी का कब्जा था और इसकी वजह ये थी कि उस जानिब पाक आर्मी के जवान नाले में उतर नहीं सकते थे, जबकि इंडियन आर्मी के फौजियों की वहां तक रसाई निहायत आसान थी। इसी तरह इंडियन फौजी निहायत आसानी से नाले में मौजूद अफराद को फायर का निशाना बना सकते थे, जबकि पाक आर्मी का कोई मुस्तनद स्नाइपर तो नाले में कामयाब फायर कर सकता था। आम फायरर की रेंज से वो नाला दूर था। मैंने सरसरी तौर पर सोचकर मगरिब की जानिब जाने का फैसला किया और इसकी वजह ये थी कि मशरक की जानिब रुख करने के लिए मुझे फॉरवर्ड 1 के सामने से गुजरना पड़ता। एक नतीजे पर पहुंचते ही मैं दौड़ पड़ा, मगर ये दौड़ना मैदानी इलाके की तरह सरपट भागना नहीं था। इसकी वजह एक तो ऑक्सीजन की कमी थी, दूसरा दिखाव भी न होने के बराबर था। फॉरवर्ड 1 और 777 के दरमियान एक नाला गुजर रहा था, जबकि खुर्रम ओपी और फहीम ओपी के दरमियान कोई नाला नहीं पड़ता था। दोनों पोस्टों के दरमियान एक दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला था जो खुर्रम ओपी के बेस के पास जाकर नीचे दब जाता और वही जगह खुर्रम ओपी का बेस थी, लेकिन उस बेस की चढ़ाई नाले की तरफ से बिल्कुल सीधी थी। अलबत्ता 777 से गुजरकर यकीनन रास्ता मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि फहीम ओपी के पोस्ट कमांडर के बकौल दुश्मन के कब्जे में जब ये ओपी थी तब वो उसी तरफ से अपने आदमी ऊपर चढ़ाया करते थे। अब मुझे उस जगह तक पहुंचना था। 777 पोस्ट की रोशनी नजर आते ही मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली थी। उस जगह से मुझे एहतियात से गुजरना था। उस वक्त पोस्ट के मुतवाजी होने में 100 गज का फासला रहता होगा कि अचानक माहौल धमाके की आवाज से गूंज उठा। गोली मेरे करीब से शू करके गुजर गई। मैं फौरन मुंह के बल लेट गया। उसके साथ ही मेरे कानों में किसी की झल्लाती हुई आवाज आई, बेवकूफ इंसान, तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने फायर करने को कहा है। उन्होंने मेरे लिए नाकाबंदी की हुई थी और मैंने बगैर किसी शक व शुबे के उनके काबू में आ जाना था, लेकिन एक आदमी की बेसब्री या इस्तराब ने मुझे चौकन्ना कर दिया। इसी बात पर सीनियर उसे डांट रहा था। नीचे लेटते ही मैं पीछे हटने लगा। हथियार की गैर मौजूदगी मुझे बेदस्तोपा बना रही थी। इस मर्तबा सीनियर ने तमाम को इजाजत दी। अब वो भाग रहा है, फायर करो। एकदम गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई थी। मेरे लेट जाने की वजह से हदफ उन्हें नजर नहीं आ रहा था। वो बस अंदाजे से फायरिंग कर रहे थे। वो अपनी जगह पर मौजूद रहकर फायर कर रहे थे। उसकी बजाय अगर वो आगे बढ़कर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करते तो कामयाब हो गए होते। महसूस यही हो रहा था कि उन्हें मेरे पास हथियार की मौजूदगी का खतरा था और यही बात उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुए थी। एक पत्थर की आड़ में रहते हुए मैं पीछे खिसकता रहा। चंद गज पीछे एक बड़ी चट्टान तक पहुंचकर मैंने चट्टान की आड़ ली और तिरछा होकर भाग पड़ा। जिस तरह दुश्मन ने 777 पोस्ट से नाले में उतरकर मेरे लिए घात लगाई थी, मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें फॉरवर्ड 1 से भी उतरना चाहिए था। इसका मतलब यही था कि उस नाले के दोनों जानिब यानी मगरिब और मशरिक में दुश्मन के मुसल्लह अफराद मौजूद थे। जुनूब की तरफ खड़ी ढलाने और शुमाल की जानिब दुश्मन की पोस्टें थीं। इस चूहेदान में सिर्फ एक रास्ता बाकी था जहां से मेरे भागने की थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी।
और वो फॉरवर्ड 1 और 777 के दरमियान मौजूद नाला था। ये नाला शुमाल की जानिब निकल रहा था। इस नाले में भी आगे जाकर तो लाजिमन दुश्मन की पोस्टों ने मौजूद होना था, लेकिन उस वक्त मरहला तो उस घेरे से निकलने का था। अगर तो दुश्मन के सिपाहियों ने उस नाले पर भी अपने आदमी खड़े किए होते तब तो मेरा मारा जाना यकीनी था, या कम से कम पकड़ा जाना यकीनी था। अकब में मुझे दुश्मन की ललकारें और चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। दुश्मन के उन आदमियों ने लाजिमन फॉरवर्ड 1 पोस्ट वालों को मेरे भाग निकलने का और उनकी जानिब रुख करने का बता दिया होगा। जल्द ही मैं दोनों पोस्टों के दरमियान मौजूद नाला मोड़ पर पहुंच गया। मशरकी और मगरबी दोनों नालों का पानी शुमाली नाले ही में गिर रहा था, गोया शुमाल की जानिब उतराई थी। शुमाली नाले में मुड़ते ही मेरे कदमों की रफ्तार में तेजी आ गई थी। एक पत्थर से ठोकर खाकर मैं तीसरी मर्तबा गिरा और उठकर फिर भाग पड़ा। भागते हुए मेरी नजर दाएं जानिब ढलान पर पड़ी। 500-600 गज दूर टॉर्चों की रोशनियां शुमाली नाले की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वो शुमाली नाले पर भी नाका लगाने आ रहे थे, लेकिन शायद उन्हें थोड़ी सी देर हो गई थी, और देर की वजह उनकी गफलत की बजाय वक्त की कमी थी, क्योंकि मेरे फहीम ओपी से नाले में गिरने और दुश्मन को इस बारे में मालूम होने के बाद इतना वक्त नहीं गुजरा था। दुश्मन ने पहले इन 2 रस्तों की नाकाबंदी की थी जहां से मेरा भाग निकलना यकीनी था, और अब जबकि मैं 111 पोस्ट के आदमियों की घात से बच निकला था तो उन्हें भी शुमाली नाले का ख्याल आ गया था। टॉर्चों की रोशनी को देखते ही मेरे कदमों में तेजी आ गई थी। मुसलसल अंधेरे में रहने की वजह से मेरी आंखों की कारकर्दगी काफी बढ़ चुकी थी। गो मैं काफी दफा ठोकर खाकर गिर चुका था, लेकिन उस वक्त एहतियात से चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरी सांस धूकनी की मानिंद चल रही थी। ऑक्सीजन की कमी तेज रफ्तारी की राह में बड़ी रुकावट होती है, और चूंकि यही मसला दुश्मन को भी दरपेश था, इसलिए वो मुझसे ज्यादा तेज रफ्तारी नहीं दिखा सकते थे। यूं भी मेरी मिसाल उस हिरन की थी जो जान बचाकर भाग रहा हो, और ऐसी हालत में हिरन दुनिया के तेज रफ्तार जानवर चीते को भी मात दे जाता है। मैं शुमाली नाले में आगे गुजरता चला गया। नाला बतदरीज शुमाल की जानिब बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस नाले में मेरा मुसलसल बढ़ते रहना मुनासिब नहीं था। मेरी वहाँ मौजूदगी की खबर यकीनन दुश्मन की हर पोस्ट तक पहुँच गई थी, और अभी तक मैं एक महदूद इलाके में ही भाग रहा था। इस महदूद जगह को घेरना दुश्मन के लिए मुश्किल नहीं था। मुझे बचने के लिए उस जगह से ज्यादा फासला पैदा करना जरूरी था, और इसी बात में मेरी निजात थी। उसके साथ ये भी जरूरी था कि मैं ऐसे रास्ते पर हरकत न करता जो दुश्मन को मेरे भागने की समझ से आगाह रखता। यही सोचकर नाले में 500-600 गज आगे जाते ही मैंने भागना मौकूफ करते हुए बाएं जानिब मौजूद ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। यूं के बुलंद होने के साथ मेरा आगे का सफर भी जारी रहे। पहाड़ की बुलंदी पर तो अगर आदमी तेज कदमों से चलता हुआ जाए तब भी सांस बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। उस वक्त भी मेरा सीना जैसे फटने के करीब था। 2 मिनट रुककर मैंने सांस बहाल किया और इस दौरान दाएं बाएं का जायजा लेता रहा। नाला मिलाप पर टॉर्चों की रोशनी नजर आना बंद हो गई थी। नामालूम दुश्मन वहीं रुक गया था या नाले में आगे बढ़ गया था। ये भी मुमकिन था कि एक पार्टी वहीं रुक गई हो और दूसरी नाले में आगे बढ़ती आ रही हो। अचानक ही नाला मिलाप की जानिब जबरदस्त किस्म की फायरिंग की आवाज उभरी। नामालूम वो तलाशी फायर कर रहे थे या कोई बदकिस्मत जानवर उनके आगे चढ़ गया था। सांस बहाल होते ही मैं फिर बुलंद होने लगा। पहाड़ी ढलान पर रास्ता न होने की सूरत में सफर करना कितना मुश्किल और दुश्वार है, उसके बारे में सिर्फ वही शख्स अंदाजा कर सकता है जिसका वास्ता पहाड़ों से पड़ चुका हो। टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर सरसब्ज पहाड़ों के नजारे करना और बात है, लेकिन जब खुद इंसान का इन पहाड़ों से वास्ता पड़ता है तो मालूम होता है कि इन सुहाने नजारों के पीछे क्या मुसीबत छुपी है। गिरता संभलता मैं आगे बढ़ता रहा। चंद 100 गज के बाद अचानक ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां रास्ता बना हुआ था, और ये रास्ता खतरे का बहुत बड़ा निशान था। इस इलाके में रास्ता सिर्फ इंडियन फौज की आमदोरफ्त से ही बन सकता था। वो खालिसतन सरहदी इलाका था जहां सिविल आबादी काफी पीछे थी। मैं रास्ते को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। अब मेरे कदमों में तेजी से ज्यादा एहतियात दराई थी। दुश्मन कहीं भी घात लगाकर बैठा हो सकता था, और तेज कदमों से जहां मेरा सांस फूल रहा था और गहरे सांसों की आवाज दूर तक सुनाई दे सकती थी, वहीं पांव के नीचे आकर लुढ़कने वाले रोड़े और कंकर भी मेरा राज फाश कर सकते थे। मजीद 100-150 गज चलने के बाद मुझे उस एहतियात का फल मिल गया। एक ही दम मेरे कानों में रेडियो सेट की खड़खड़ाती हुई आवाज पड़ी और मेरे कदम रुक गए। 50-60 कदमों के फासले पर बैठा कोई रेडियो सेट पर बात कर रहा था। यस सर, हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, ओवर। पूछा गया, नाले में उतरे हो या ऊपर बैठे हुए हो, ओवर। पहाड़ी पे बैठा हुआ आदमी बोला, करीब 150 गज बुलंदी पर बैठे हुए हैं, ओवर। पूछा गया, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं और शब्दीद ऐनक मौजूद है, ओवर। वो बोला, टोटल 5 आदमी हैं और शब्दीद ऐनक नहीं है, ओवर। पूछने वाले के लहजे में झल्लाहट थी, क्यों नहीं है, ओवर। जवाबन तफसील बताते हुए कहा गया, सर पोस्ट पर 3 शब्दीद ऐनकें थीं,
पोस्ट कमांडर ने 2 तो पोस्ट पर मौजूद संतरियों के हवाले कर दी और तीसरी हमसे पहले निकलने वाली पार्टी ले गई। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, अंधेरा है, एहतियात से काम लेना, दुश्मन गायब हो चुका है और अंदाजा है कि वो इसी नाले में मौजूद है। ओवर एंड ऑल कहकर सीनियर ने बातचीत खत्म कर दी। उसके साथ ही वो किसी दूसरी पार्टी को पुकारने लगा था। वहाँ पर मौजूद आदमी आपस में बातें करने लगे। सबका मौजू मैं ही था। कोई बोला, मुझे लगता है वो आगे निकल गया है। दूसरा बोला, दीपराज तुम्हारा दिमाग खराब है। ये उसी आदमी की आवाज थी जो रेडियो सेट पर बात कर रहा था। यकीनन वो उनका सीनियर था। दीपराज की आवाज आई, सर जी, नाला मोड़ से यहाँ तक आधा किलोमीटर फासला बन रहा है। अगर वो नाले ही नाले में भाग रहा है तो यकीनन वो आगे निकल गया होगा। हमें यहाँ पहुँचे हुए बमुश्किल 5 मिनट हुए हैं। सीनियर बोला, इत्तला मिलते ही हम पोस्ट से उतर आए थे और पोस्ट से यहाँ तक का फासला किलोमीटर से कम है। एक और आवाज उभरी, प्रताप सर छोड़ें इस बेवकूफ आदमी को, इसकी हर समय निराली मंतिक होती है। उनकी बातों को नजरअंदाज करके मैं वहाँ से गुजरने की तरकीब सोचने लगा। वो जिस पोस्ट से उतरे थे वो करीब ही थी। किलोमीटर भर का फासला पहाड़ी इलाके में कोई हैसियत नहीं रखता। अगर मेरे पास हथियार होता तो उन 5 का सफाया करना निहायत आसान था, लेकिन अब खाली हाथ 5 मुसल्लह अफराद पर हल्ला बोलना मुमकिन नहीं था। लाजिमन पीछे मैं जो रास्ता छोड़ आया था वो उनकी पोस्ट तक ही जाता था। मैं बंदर चाल चलता हुआ वहाँ से दूर हटने लगा। बंदर चाल एक फौजी इस्तिलाह है, यानी एक फौजी का दुश्मन के इलाके में जमीन पर बैठकर अपने सामने के इलाके को एक हाथ से टटोलते हुए बगैर आवाज निकाले हरकत करना। चूँकि वो नीचे नाले की तरफ मुतवज्जे थे, इसलिए मैं मजीद बुलंदी पर चढ़ने लगा। मजीद 100 गज ऊपर आकर मैं खड़े होकर वहाँ आगे बढ़ गया। अब उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुँच रही थी, मगर मेरा वहाँ से गुजरना ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। मेरे पाँव के नीचे आकर एक दरमियानी जिसामत का पत्थर अपनी जगह से खिसका और लुढ़कते हुए नशेब में गिरने लगा। रात की खामोशी में मुझे वो आवाज सूरे इसराफील से कम नहीं लगी थी। पत्थर के लुढ़कने का जवाब चंद सेकंड के अंदर क्लैशनकोफ के ब्रस्ट की सूरत में आया। उसके साथ ही दुश्मन के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। एक बात मेरे हक में जाती थी कि उस पार्टी के पास शब्दीद आला मौजूद नहीं था। क्लैशनकोफ चलाने वाले ने बैरल का रुख लुढ़कने वाले पत्थर की तरफ रखा था, इसलिए गोलियां मेरी जानिब नहीं आई थी। लेकिन किसी भी वक्त बैरल का रुख मेरी जानिब हो सकता था। मैं वहां रुककर किसी पत्थर की आड़ भी ले सकता था, लेकिन दुश्मन पार्टी तलाशी लेते हुए उस जानिब का रुख करती तो मैं पकड़ा जाता और वहां से आगे बढ़ने की सूरत में किसी अंधी गोली का शिकार बनने का खतरा था। मैं खतरा मोल लेते हुए आगे बढ़ गया। अब मैंने ऊपर चढ़ने का सिलसिला मौकूफ करते हुए ढलान पर तिरछे ही आगे कदम बढ़ा दिए थे। इस तरह मैं ऊपर चढ़ने की निस्बत जरा तेज कदमों से नाले के मुतवाजी सफर कर सकता था। 45 डिग्री जाविये पर झुकी हुई ढलान मेरे नीचे लुढ़कने के खतरे को कम कर रही थी। गोलियां वक्फे वक्फे से चल रही थीं। चूंकि वो इलाका सतह समंदर से 14,000 फुट से ज्यादा बुलंद था, इसलिए वहाँ झाड़ियां दरख्त वगैरह नजर नहीं आ रहे थे। दिन के वक्त तो मैं दूर ही से नजर आ जाता। अचानक फायरिंग की आवाज तेज हुई। मैं चंद कदम पीछे एक पथरीली चट्टान छोड़ आया था। फौरन ही रुकते हुए मैंने उस चट्टान की आड़ ले ली। न जाने मैं दुश्मन को नजर आ गया था या यूं ही उन्हें एमुनिशन को जाया करने का शौक था। अकब में मुझे 200-250 कदम दूर टॉर्चें रोशन नजर आ रही थीं। आने वालों का रुख उसी जानिब था। 2 टॉर्चों को रोशन देखकर मुझे ख्याल आया, शायद उनके 2 आदमी ही इस तरफ आ रहे हैं और बाकी वहीं बैठे हुए हैं। अगर आने वाले वाकई 2 थे तो मैं हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता था। हथियार के अलावा मैं बिल्कुल ही बेदस्तोबा था। इस ख्याल ने मुझे वहीं लेटने पर मजबूर किए रखा। अगर वो 5 ही उस समत को आ रहे थे तब तो मेरा बचना मुहाल हो जाना था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उठने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो छोटे छोटे ब्रस्ट चलाकर मुसलसल फायर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यूं ही 2-2, 3-3 गोलियां चलाकर उन्होंने पूरी मैगजीन खत्म कर दी। वो रुककर टॉर्च की रोशनी में नई मैगजीन लगाने लगे। क्लैशनकोफ दोबारा कॉक करके वो चल पड़े। नई मैगजीन से उन्होंने फायर नहीं किया था। 50-60 कदम दूर ही उनकी बातों की आवाज आने लगी। इलाके को मद्देनजर रखकर वो आगे पीछे होकर आगे बढ़ रहे थे। उस इलाके में फैलकर आगे बढ़ना काफी मुश्किल है, बल्कि ज्यादातर जगहों पर तो नामुमकिन हो जाता है। अब मुझे वाज़े तौर पर नजर आ गया था कि वो 2 ही थे। मैं ज़हनी तौर पर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। पहली वाज़े बात मेरी समात में पहुंची, कोई लूमड़ वगैरह होगा। दूसरे की आवाज आई, सही कह रहे हो। मैं जिस पत्थर के अकब में छुपा था उन्होंने वहाँ चंद गज नीचे से गुजरना था, और फिर मेरी बदकिस्मती के 20-25 गज दूर रुककर उन्होंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकी और एक आदमी ने पीछे मुड़कर जोरदार आवाज में कहा, सर यहाँ कोई मौजूद नहीं है। उनके सीनियर की आवाज आई, अच्छी तरह तसल्ली कर ली है? पहली बार आवाज देने वाले ने जवाब दिया, जी सर। इस दौरान टॉर्च की रोशनी उसी पत्थर पर आकर ठहर गई थी जिसके अकब में मैं छुपा हुआ था। मैं अपने आप मजीद सिमट गया। सीनियर की इत्मीनान भरी आवाज गूंजी, ठीक है वापस आ जाओ। एक ने मशवरा चाहने वाले अंदाज में पूछा, उस पत्थर के पीछे देख लें। मेरे आसाब एक बार फिर तन गए थे।
दूसरा ये कहकर वापस मुड़ गया, जरूरत नहीं है। पहले वाला मुसिर हुआ, राजेश ठहरो, देख लेने में क्या हर्ज है। राजेश रुकते हुए बोला, अच्छा देख लो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो उस पत्थर को नजर में रखकर हथियार ताने हुए उस जानिब का रुख करता तो मैं आसानी से उस पर काबू न पा सकता था, खासकर उस सूरत में जब 20-25 कदम दूर उसका मुसल्ला साथी भी मौजूद होता। राजेश की बेदिली देखते हुए उसने भी इरादा मंसूख कर दिया, रहने दो। मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। मैं वहीं पड़ा उनके दूर जाने का इंतजार करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातचीत की आवाज मालूम होने लगी और मैं उठकर बैठ गया। 200-300 कदम चलने के बाद मैं एक बार फिर बुलंद होने लगा, क्योंकि उस नाले में मेरे लिए ज्यादा खतरा था। पहाड़ी उबूर करके मैं दूसरे नाले में उतरकर ज्यादा महफूज हो जाता। अब मैं आगे जाने की बजाय मुसलसल बुलंद हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।